हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन को। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज के अपनी करंट अफेयर की फर्स्ट हेडलाइन है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया फिजी का सर्वोच्च सम्मान। भारत और सऊदी अरब अल मोहम्मद व अल हिंदी 2023 नौसैन्य युद्ध अभ्यास किया जाएगा आयोजित। भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का किया उद्घाटन। अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की नींव रखी। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 मनाया गया। इटालियन ओपन 2023 डेनियल मेदवेदेव ने जीता खिताब। WHO ने किया वैश्विक नेटवर्क लॉन्च। भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी। राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस 22 मई को मनाया गया। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विभ्रांत ने तोड़ा IPL डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या फिर फिजी? तो प्रधानमंत्री मोदी जो है, इनको फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में। पापुआ न्यू गिनी में जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने, और यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है फिजी का, उसका नाम क्या है? देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे कि इसके अलावा किस किस को हाल ही में सम्मानित किया गया था ना, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। तो जर्मनी का जो सम्मान था, सर्वोच्च सम्मान, कौन सा था? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? एंजेला मर्केल को। किसको प्रदान किया गया है? जो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनको। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। और इस सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? व्लादिमीर जेलेंस्की को। जेलेंस्की जो कहाँ के हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, है ना। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान था, जिसे या तो लीजन डी ऑनर भी कहा जाता है, साथ ही इसका पूरा नाम होता है सेवेलियर। सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, और इससे सम्मानित किया गया है टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। तो अभी हाल ही में ये जितने भी अवार्ड हैं सारे प्रदान किए गए थे, सभी किसी न किसी राष्ट्र के सर्वोच्च अवार्ड हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ का जो अवार्ड था, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, कौन सा है? कैंपेनियन फिजी का, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, किसको सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। दिया किसने है? सातवीनी
सातविनी यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में, उनका नाम है सातविनी राबुका। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। और इन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड दिया है, कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी प्रधानमंत्री यहां पर गए थे, इसी दौरे के दौरान इन्होंने क्या किया, ये सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया था। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला। और भारत की अगर बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न, जिसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, क्योंकि उसी दौरान जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो चाहे राष्ट्रपति कहें या प्रधानमंत्री, राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने शुरुआत की थी 1954 में इस पुरस्कार की। ठीक है, कब शुरुआत की थी? 1954 में। भारत रत्न 1954 में इसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, किसने शुरुआत की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो सी राजगोपालाचारी थे, इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनको ये अवार्ड सबसे पहले दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही दिया गया था। 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। एक तो थे यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक थे चंद्रशेखर वेंकटरमणी, और तीसरे कौन थे? तो यहाँ पर तीसरे व्यक्ति जो थे, जो मैंने आपको अभी बताया था, नाम तो यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो तीसरे व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखना, भारत के भी याद रखना सर्वोच्च सम्मान के बारे में, जो भारत रत्न है इसके बारे में, और अन्य देशों के जो अभी प्रदान किए गए थे वो यहाँ पर अपन ने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अल मोहम्मद या फिर कहीं पर आपको अल मोहद भी मिलेगा, अल मोहद और अल हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है? भारत और फ्रांस, भारत सऊदी अरब, भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और फ्रांस के मध्य क्या कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? एक तो हो जाएगा वरुण 2023, है ना। दूसरा कौन सा हुआ था? फ्रिंजक्स 23 या 2023, है ना। इसके अलावा कौन कौन सा होता है? शक्ति युद्ध अभ्यास, एक होता है गरुड़, है ना। ये सभी किसके मध्य होते हैं? भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और सऊदी अरब जो है यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो सऊदी अरब और भारत के बीच में इसके 2 स्तर आयोजित होंगे, एक समुद्री स्तर और दूसरा होगा भूमि पर, समुद्री और भूमि स्तर पर, दोनों तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा संस्करण है इसका, जो पहला संस्करण था, ठीक है, संस्करण कौन सा है? दूसरा, ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण था, पहला संस्करण ये कब शुरू हुआ था? 2021 में। पहला संस्करण 2021 में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? सऊदी अरब में ही। और अब भी ये जो दूसरा युद्ध अभ्यास है ये भी कहां पर होगा? अल जुबैल नामक एक स्थान है सऊदी अरब में, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका दूसरा संस्करण है 2023 में, ठीक है। पहला कब था? 2021 में। अब यहाँ पर इस युद्ध अभ्यास के बारे में बात करने की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एक तो यहाँ पर जो अपना INS तर्कस है, एक INS सुभद्रा, दोनों यहाँ पर भाग लेंगे। INS तर्कस और INS सुभद्रा, दोनों पोत जो है यहाँ के भारत की नौसेना के, दोनों इसमें शामिल होंगे। देखो INS सुभद्रा जो है ये तो भारत में नौसेना का एक गश्ती पोत है ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए तर्कस जो है ये INS तर्कस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब इसे नौसेना में कमीशन करने के बाद कुछ मानवीय मिशनों में, कुछ आपातकालीन राहत कार्यक्रमों में इसने अपना योगदान दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है INS तर्कस जो है 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो यमन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे
उनको वहां से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन राहत। तो उसमें किसने भाग लिया था? INS तरकस ने। अभी हाल ही में अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी, और कहां के लिए चलाया गया था? सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। तो यहां पर भी कौन सा जहाज गया था? INS तरकस ने ही हिस्सा लिया था। ठीक है, याद रखना दोनों चीज। और देखो, अगर अपन बात करें यहां पर इस युद्ध अभ्यास के बारे में कि भारत और अमेरिका के मध्य, तो भारत अमेरिका का तो आपको पता ही है। मालाबार में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हुए, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दोनों भाग लेते हैं, है ना। इसके अलावा देखो, एक तो होता है अभी जो 2023 में हुआ है कोप इंडिया, है ना। एक होता है टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास किनके मध्य होता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है ना। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? एक हो जाएगा यहां पर भारत अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास जिसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास। एक होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार। ये सभी युद्ध अभ्यास कहां पर होते हैं? भारत और अमेरिका के मध्य। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक तो ऑस्ट्रो हिंद होता है, ऑस्ट्रो इंडेक्स होता है। इसके अलावा मालाबार में भी ऑस्ट्रेलिया जो है संयुक्त रूप से हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर अपने सारे युद्ध अभ्यास क्लियर हो चुके हैं। और 2023 में श्रीलंका और भारत के मध्य हुआ था कौन सा? तो ये हुआ है अभी स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास। इसके अलावा नेपाल और भारत के मध्य होता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। भूपेंद्र सिंह बघेल ने, सर्बानंद सोनोवाल ने, या भूपेंद्र यादव या फिर मनसुख मंडाविया। तो देखो, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है कहां पर स्थित है? देहरादून में है। और इसमें सतत भूमि प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है इसकी स्थापना देहरादून में कब हुई थी? 2019 में। कब की गई थी? 2019 में। और कब की गई थी? 22 मई को। ठीक है, कब हुई थी? 22 मई 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। अब देखो, इसमें एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। किसके द्वारा की गई है? जो पर्यावरण मंत्री हैं अभी भूपेंद्र सिंह यादव, इनके द्वारा की गई है। अगर अपन बात करें यहाँ पर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, इसकी घोषणा कब की गई थी? सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी। किसने घोषणा की थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और अब जो कोप 14, कोप 17 जो है ये इससे रिलेटेड आते हैं। कोप क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, COP, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब 2019 में प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी तो उस टाइम तो कौन सी थी? COP की बैठक जो थी वो कौन सी थी? 14वें नंबर की। अभी कोप 17 में और जो G7 का सम्मेलन हुआ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा की थी। किसके लिए की गई थी? तो इसकी स्थापना की जाती है भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए। क्यों की जाती है? भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए। भूमि निम्नीकरण होता क्या है? जैसे मृदा क्षरण जो होता है, जैसे तेज वायु के साथ जो भूमि या मृदा की जो ऊपरी परत होती है उसका क्या होता है? क्षरण होता है। तो उपजाऊ भूमि क्या हो जाती है? धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही अगर जल में अवनालिका अपर्दन जो होता है, अवनालिका अपर्दन कई प्रकार के अपर्दन होते हैं, तो ऐसे ही अपर्दन के कारण क्या होता है? भूमि की जो ऊपरी परत होती है उसका क्षय होता है और उसके कारण क्या हो जाता है? भूमि बंजर हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए, भूमि के क्षरण निम्नीकरण को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अभी कोप 17 में
प्रधानमंत्री मोदी ने इस उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की थी। ठीक है, जो ये भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है, इसकी घोषणा तो कब की गई थी? कोप 14 में। लेकिन इस उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा कब की गई है? कोप 17 में। ठीक है, याद रखना, G7 का सम्मेलन भी अभी हो रहा था, उसके दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है, इसके लिए प्रस्ताव रखा है ताकि क्या किया जा सके, मृदा अपरदन को रोका जा सके। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कहां नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी गई है? नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग, गुजरात, तेलंगाना, शिमला या फिर महाराष्ट्र? ठीक है, किसने रखी है? अमित शाह ने। गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इसकी आधारशिला रखी है। कहां पर? गुजरात राज्य के द्वारका में। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग जो है ये करती क्या है, ये देश की पहली ऐसी एकेडमी है जो तटीय पुलिस जो होती है उसको क्या करती है, अपनी तटीय सुरक्षा बल जो होता है उसको प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। लगभग एक साल में 3000 से ज्यादा सेवा कर्मियों को क्या करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका एक कैंपस जो है इसका उद्घाटन किया गया है, जबकि नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थापना कब हुई थी? 2018 में। स्थापना कब हो गई थी इसकी? 2018 में हो गई थी। अब इसका एक कैंपस और स्थापित किया गया है गुजरात के द्वारका में। तो याद रखना कि इसकी आधारशिला रखी गई अमित शाह के द्वारा, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये था कि देश भर के जितने भी 9 तटीय राज्य हैं, अपने 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो तटीय पुलिस जो होती है, तटीय सीमा सुरक्षा बल जो होता है, उसको क्या करना, प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। साथ ही इसके उद्घाटन के साथ ही जो अमित शाह थे, इन्होंने गुजरात में जो कच्छ का रण है, कच्छ जिले के जखाई तट पर 5 BSF जो होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी BSF की पुलिस चौकियों का भी क्या किया है, वर्चुअली उद्घाटन किया। ठीक है, याद रखना, एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तटीय क्षेत्र में जखाई तट पर 5 पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस है इसकी भी आधारशिला रखी गई है। तो इतना ही था इसके बारे में, याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 21 मई, 23 मई, 22 मई या 20 मई को? जो जैव विविधता होती है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उससे संबंधित होता है ना। जैव विविधता क्या होती है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसकी जो 2023 की थीम रखी गई है, थीम 2023, वो क्या रखी गई है? देखो, प्रत्येक दिवस की क्या रखी जाती है, एक थीम होती है ना। ऐसे ही ये जो 2023 का ये दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या रखी गई है, जल्दी से बताओ। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी 2023 की जो थीम रखी गई है वो आधारित है बायोडाइवर्सिटी, यानी जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है इस पर। तो क्या है? एग्रीमेंट टू एक्शन, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड टू बैक बायोडाइवर्सिटी।
क्या रखी गई है, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड टू बैक बायोडाइवर्सिटी, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र को दोबारा से मजबूत करने के लिए, उसको वैसे ही खड़ा करने के लिए क्या किया गया है, इसकी थीम रखी गई है। अब देखो, अगर अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की शुरुआत की, तो इस दिवस को प्रथम बार सन 2000 में अपनाया गया था, 2000 में अपनाया गया, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है, 22 मई 1992 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और उसी दौरान क्या किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की क्या मानी जाती है, नींव रखी मानी जाती है यहीं से। तो उसी के कारण क्या होता है, 2000 में किसकी शुरुआत की गई थी, तो इस जैव विविधता दिवस की शुरुआत होती है सन 2000 में। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे 21 मई की, तो 21 मई को भी एक इंपॉर्टेंट डे आता है, राष्ट्रीय डे, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस। ठीक है, कौन सा है, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी या आतंकवाद विरोधी दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो तेलंगाना के श्री पेरम्बुदूर नामक स्थान पर पेरम्बुदूर में जो अपने प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, है ना, क्या हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। और हत्या किसने की थी, तो श्रीलंका का एक अलगाववादी संगठन आता है, श्रीलंका का अलगाववादी संगठन है, कौन सा, लिट्टे, कौन सा है, लिट्टे। इसके माध्यम से क्या कर दिया गया, जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या कर दी थी, राजीव गांधी की हत्या की थी। तो अभी 21 मई को उनकी 32वीं जो डेथ एनिवर्सरी थी ये मनाई गई है। तो यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया था, इस राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी दिवस को क्या किया था, संबोधित भी किया था। तो इसलिए प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में, 21 मई को राजीव गांधी की हत्या की याद में 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी रोधी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इटालियन ओपन 2023 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टपन, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्केराज या फिर सर्जियो पेरेज। जो कार्लोस अल्केराज थे, इन्होंने अभी हाल ही में जो अवार्ड प्रदान किए गए थे 2023 के, है ना, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के अवार्ड प्रदान किए गए थे, उसमें वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, कौन सा था, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। और सर्जियो पेरेज को हराकर मैक्स वर्स्टपन ने कौन सी जीती थी, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023। ठीक है, अगर अपन बात करें यहाँ पर डेनियल मेदवेदेव की, तो इटालियन ओपन 2023 में इन्होंने ये जीत ली है। डेनियल मेदवेदेव जो है ये दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही जिनको होल्गर रूने जो थे, होल्गर रूने जो दुनिया के 10वें नंबर के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको हराकर इन्होंने एक खिताब जीता है। तो इनका ये पहला क्ले कोर्ट खिताब है, साथ ही इनका छठा जो ATP मास्टर्स 1000 खिताब है वो छठा है, जबकि यहाँ पर इनका ये इटालियन ओपन में पहला क्ले कोर्ट खिताब है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वैश्विक नेटवर्क इंटरनेशनल पैथोजोन सर्विलांस नेटवर्क किसने लॉन्च किया है। ये जो वैश्विक नेटवर्क है UNGA, यूनेस्को, WMO या WHO किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस वैश्विक नेटवर्क यानी इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क के माध्यम से WHO जो है ये क्या करेगा,
मरीजों का पता लगाने में, कोविड-19 जैसी जो बड़ी महामारियां होती हैं जिनको पेंडेमिक घोषित किया जाता है WHO के द्वारा, तो ऐसी महामारियों का पता लगाने में, उनके प्रसार जो उनका संक्रमण जो फैलता है लोगों में उसको रोकने के लिए नई वैक्सीन और नए प्रयास जो है विकसित करेगा कौन? WHO। तो इसके लिए इस नेटवर्क को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर अपन बात करें WHO की, तो ये UN का, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंसी है। क्या है? UN की विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंसी। और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है, कार्य कब प्रारंभ किया था? कार्य प्रारंभ किया था WHO ने 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO ने अपना कार्य शुरू किया था और इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। UNGA, यूनेस्को, इन सभी के बारे में तो आप जानते हो। UNGA जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में शामिल है। यूनेस्को जो है ये जो विश्व धरोहर सूची में जो धरोहरें शामिल की जाती है उनको शामिल करने का, सांस्कृतिक धरोहरों को शामिल करने का कार्य कौन करता है? यूनेस्को। तो ये भी एक UN की क्या है? विशिष्ट एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखो, 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? UAE, इजराइल, इंडोनेशिया या फिर भारत? जो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वाड समूह की। क्वाड समूह, इसकी शुरुआत कब हुई है? देखो, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्वाड समूह जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में इसके लिए एक प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा? जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। अब तो क्या कर दी गई है? आतंकवादियों के द्वारा उनकी डेथ कर दी गई है ना, लेकिन जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में क्वाड समूह की स्थापना के लिए क्या रखा था? एक प्रस्ताव रखा था। उसके बाद चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया पर क्या बनाता है? दबाव, और ऑस्ट्रेलिया क्या कर देता है? क्वाड समूह में शामिल होने के लिए मना कर देता है। सन 2017 में भारत के नेतृत्व में, यानी प्रधानमंत्री मोदी जो थे इनके नेतृत्व में, और ये जो ऑस्ट्रेलिया था इसको भारत से प्रस्ताव जाता है कि आप क्या करेंगे? हमारे क्वाड समूह में शामिल हो, हम एक क्वाड समूह की स्थापना करना चाहते हैं। तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? इस क्वाड समूह में शामिल हो जाता है। ऐसे 2017 में क्या हुई थी? क्वाड समूह की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें चारों देश जो है अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी शामिल हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी ने। घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है। कहां पर की गई है? अभी हिरोशिमा में जो G7 का सम्मेलन हुआ, शिखर सम्मेलन, यहाँ पर भारत में जो प्रधानमंत्री मोदी जो थे यहाँ पर भारत की तरफ से क्या हुए थे? इसमें शामिल हुए थे। तो उनके द्वारा हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में, इसके अलावा जो 2022 का जो क्वाड सम्मेलन था उसके दौरान किसके द्वारा घोषणा की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2022 और 23 के क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 2024 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि G20 की मेजबानी कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भी भारत ही कर रहा है 2023 में। ठीक है, और 2024 में किसकी करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की। तो ये इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? भारत जो है 2024 में क्या करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में राजा राम मोहन राय का जन्म दिवस कब मनाया गया? इनका जन्म कब हुआ था? 21 मई 1772 को, 22 मई 1772, 21 मई 1775 या 22 मई 1775 को। जो ये राजा राम मोहन राय थे, इनको आधुनिक भारत का जन्मदाता, आधुनिक भारत का निर्माता और आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है? उद्घाटनकर्ता कहा जाता है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास का चमकता हुआ तारा किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के राधानगर में। कहां पर हुआ था? राधानगर में। अभी पश्चिम बंगाल, पहले क्या बोलते थे? बंगाल के राधानगर में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ 22 मई 1772 को। फिर उसके बाद इन्होंने 1803 से 1814 तक क्या किया था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें कार्य किया। उसके बाद 2014 में ये क्या 1814 में क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ देते हैं और उसके बाद 1815 में इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। आत्मीय सभा किसने की? राजा राम मोहन राय ने, है ना। और भारत में पत्रकारिता का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जो 2023 में किसको दिया गया है? तो ABK प्रसाद को प्रदान किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई 1815 में। उसके बाद 1829 में क्या किया इन्होंने? सती प्रथा को बैन किया था। लॉर्ड विलियम के साथ मिलकर, विलियम बेंटिक जो थे, इनके साथ मिलकर 1829 में क्या किया? सती प्रथा को बैन किया। 1830 में ये भारी जन विरोध की आशंका के चलते कहां पर चले गए? इंग्लैंड में चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि सती प्रथा जो थी वो हिंदू समाज के लिए क्या थी? एक उनकी बहुत धार्मिक और इस चीज को बहुत पवित्र मानते थे वो लोग, है ना। तो ये क्या करते हैं? इस डर के मारे कहां पर चले जाते हैं? 1830 में इंग्लैंड चले जाते हैं। बाद में इनके द्वारा 1828 में किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ये जातिवाद के, कट्टर जातिवाद और जो मूर्ति पूजा थी उसके विरोधी थे। कौन? राजा राम मोहन राय। इसलिए इन्होंने उससे अलग एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जहां पर मूर्ति पूजा को क्या दिया जाता था? महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये थे जो अपने राजा राम मोहन राय है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में IPL, और हाँ याद रखना जो वेदांत कॉलेज है कोलकाता में, उसकी स्थापना 1825 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी। जबकि 1817 में जो हिंदू कॉलेज थी उसके लिए जो प्रयास चल रहे थे उनका इन्होंने समर्थन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, विक्रांत शर्मा, रोहित शर्मा। IPL डेब्यू पारी में किसी भारतीय द्वारा सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड, सबसे पहले तो अपन लास्ट किसका है? 2008 का रिकॉर्ड था, स्वप्निल जो थे इनका। स्वप्निल ने कुल 60 रन बनाए थे। कितने बनाए थे? कुल 60 रन बनाए थे। जबकि IPL की डेब्यू पारी में अभी हाल ही में जो विक्रांत शर्मा है, इन्होंने कुल कितने रन बनाए हैं? 69 रन बनाए हैं, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। ठीक है, 9 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रांत शर्मा। अब यहां पर अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दिनेश कार्तिक जो है, इन्होंने क्या किया है? पहले रोहित शर्मा सर्वाधिक बार डक पे आउट होने वाले खिलाड़ी थे। अभी अपन ने कुछ समय पहले एक क्वेश्चन किया था कि IPL में सबसे ज्यादा बार डक पे आउट होने के वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। कितनी बार बने थे? 16 बार। लेकिन जो दिनेश कार्तिक हैं, इन्होंने रोहित शर्मा से भी ज्यादा बार, कुल 17 बार डक पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो दिनेश कार्तिक पहले इनका 15 का था, फिर उसके बाद 16 और 17 2 बार डक पे आउट होते हुए कितनी बार आउट हो गए? 17 बार। तो रोहित शर्मा से पहले अब कौन आ गए हैं? दिनेश कार्तिक। ठीक है,
अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर करो कि विराट कोहली जो है आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाए, कितने? 6 छक्के लगाए। इनसे पहले कौन थे? क्रिस गेल। क्रिस गेल ने कितने लगाए थे? 6 छक्के। उस टाइम जो रिकॉर्ड था विराट कोहली का वो 5 छक्के लगाने का था। इसके अलावा जो डेविड वार्नर हैं और भारत के खिलाड़ी हैं केएल राहुल, उनके कितने कितने छक्के थे? 4 छक्के हैं इसमें आईपीएल में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली जो है इन्होंने क्या किया था? कुल 6 छक्के लगाए, सबसे ज्यादा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विभ्रांत शर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है। जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है। यहाँ के जमाव में, यानी यहाँ मध्य प्रदेश में जो हेमेटाइट या फिर लौह अयस्क के जो खान पाए जाते हैं उसमें अभ्रक और सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है तो क्या हो जाता है? जो अब वर्तमान मध्य प्रदेश है उसके भंडार क्या हो जाते हैं? उतने ही रहते हैं जितने आज भी थे, है ना। क्या अलग राज्य बन जाता है तो क्या होता है? कुछ उस साइड का हिस्सा चला जाता है, उसका जो पूर्वी साइड का हिस्सा था। लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। जबकि ये जो है लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे नहीं आता है। कौन से स्थान पे नहीं आता? तीसरे स्थान पे नहीं आता। बाकी अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जो है ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? जो इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जो है ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थान पड़ते हैं, लोथल, धोलावीरा, ये सभी ऐसे ही ठीक है। तो ऐसे ही जो कई स्थान पड़ते हैं, जैसे हरियाणा का राखी गढ़ी, ऐसे ही एक पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव, है ना। और ये कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। जबकि लोथल और धोलावीरा अगर पूछे तो कहां पर आ जाएंगे? गुजरात में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का हिंदी नाम, ये बाकी ऑप्शन यहां पर गलत हो गए। लोकसभा का हिंदी नाम लोकसभा द्वारा कब अपनाया गया था? 14 मई 1954 को। राइट आंसर है 14 मई 1954 को अपनाया गया था। लोकसभा जो होता है, जो सदन, संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और निम्न सदन। तो लोकसभा कौन सा है? निम्न सदन होता है। और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन होता है। इसकी जो वर्तमान संख्या है इसके पदाधिकारियों की, तो वो कितनी है? 543। अधिकतम कितनी हो सकती है? 545। 2026 के बाद 550 तक की जा सकती है ना। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1954 को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो मीना कुमार थी। सबसे छोटी लोकसभा कार्यकाल जो रहा, सबसे छोटी लोकसभा कौन सी थी? 1998 से और 1999 की। सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी थी? तो 5वीं लोकसभा थी 1971 से और 1977 तक की। और 12वीं लोकसभा सबसे छोटी 1998 to 1999। अगला क्वेश्चन है अपना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वर्तमान में DY चंद्रचूड़ है ना, धनंजय वाई चंद्रचूड़। तो इनके द्वारा इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। किसने की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भारत में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन इनमें से किस पर सिफारिश करने हेतु किया गया था? मौलिक कर्तव्यों पर, चुनावी सुधार पर, पुलिस सुधार या केंद्र राज्य संबंधों पर? तो दिनेश गोस्वामी समिति जो थी इसका संबंध था चुनावी सुधार से। किससे है? चुनावी सुधार से। और इस समिति का गठन कब किया गया था? 1990 में।
अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है? जो पंचायत समिति होती है, देखो 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संशोधन, इसके माध्यम से क्या किया गया था? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया और उसको एक शीर्षक भी दिया गया। तो शीर्षक क्या दिया गया था? पंचायत। ठीक है, जैसे किसी लेसन को टाइटल दिया जाता है, ऐसे ही जब 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तो उसको क्या दिया गया? पंचायत शीर्षक दे दिया गया। तो पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक आयु होती है 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? उसके लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त? भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये किससे होती है? तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानसूनों से होती है, लेकिन अगर संपूर्ण भारत का आंकड़ा देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। तो देखो जुलाई माह में 2021 के जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, इसके आंकड़ों के, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके आंकड़ों के अनुसार 2021 के जो इसके आंकड़े थे उसके अनुसार सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है? जुलाई माह में, है ना। अगर आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए कि उत्तर भारत में कहां से कौन कौन से मंथ में ज्यादा होती है और साउथ भारत जो है यहाँ पर कौन से मंथ में, तो जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा होती है उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है, अगर औसत पूछे पूरे भारत का तो जुलाई माह, वैसे अगर उत्तर और दक्षिण भारत का अलग अलग पूछे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत का तो जुलाई और अगस्त, और दक्षिण भारत के कौन से हैं? दक्षिण भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर माह में दक्षिण भारत में, और वो ज्यादातर लौटते हुए मानसून के कारण होती है ना। एक तो पूर्वी मानसून होता है उसके कारण, और दूसरा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसे लौटते हुए मानसून के कारण क्या होती है? दक्षिण भारत में ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टाटा टिस्को जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है, इसको सबसे पहली बात अयस्क कहां से प्राप्त होता है? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, चित्रदुर्ग की खानों से। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है? कर्नाटक में चित्रदुर्ग की जो खाने हैं वहां से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को लौह अयस्क प्राप्त होता है। 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। और जमशेदजी के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई तो बाद में 1919 में इसको नाम दिया गया था। 1919 में किसने दिया था? विलियम चेम्सफोर्ड ने, विलियम चेम्सफोर्ड ने इस कंपनी को नाम दिया था टाटा टिस्को। ठीक है, तो वर्तमान में नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1907 में, 1919 में इसको नाम दिया गया विलियम चेम्सफोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनको सुमेलित करना है और बताना है कि गलत कौन सा है। चेरी ब्लॉसम, ये अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश होती है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल, जिसे बैसाखी भी कहा जाता है, काल बैसाखी। या नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में। लू उत्तर भारत में, आम्र वर्षा मैंगो शावर महाराष्ट्र में। देखो लू उत्तर भारत में जो अभी क्या हो रही है, गर्मी के मौसम में, ग्रीष्मकालीन मौसम जो होता है वहां पर उत्तर भारत में, वहां पर क्या चलती हैं? जो गर्म और तेज हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। लेकिन जब साउथ भारत में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में क्या होता है, जब वर्षा होती है तटीय क्षेत्रों में तो उसे क्या कहा जाता है? मैंगो शावर या आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं आएगा, क्या आएगा? कर्नाटक राज्य, है ना। बाकी अपने सभी सही हैं। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में होती है। नॉर्वेस्टर या फिर काल बैसाखी भी जिसको कहा जाता है, ये पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में होती है।
लू उत्तर भारत में चलती है। तो ये विभिन्न मौसम की विभिन्न ऋतुएं हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? यहां पर पूछा है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 2 जिले, 4 जिले, 1 जिला या फिर 6 जिला? लद्दाख जो है ये भारत का सबसे बड़ा यूटी है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और याद रखना सबसे बड़ा भी है, नेचुरली सबसे सुंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का वो भी कौन सा है? लद्दाख ही है ना। और किससे अलग होकर बना है? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 यूटी बने, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा था लद्दाख। 2 यूटी बने थे जम्मू कश्मीर राज्य से। तो यह है लद्दाख जो है यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा? 2 जिले हैं यहाँ पर, लद्दाख के 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? एक लेह, दूसरा कारगिल। लेह और कारगिल भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ के जो वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल, थैंक यू ऑल टू ज्वाइन अस।